चलो बच्चों शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। थोड़ा सा बेसिक समझते हैं इसके बारे में। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखो पढ़ते आए भाई, ग्राफ आपने 10th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, ग्राफ सिस्टम पढ़ा होगा, आपको सारा चीज़ पता होगा। फिर भी मैं एक सिंपल टॉपिक के तौर पे इसको बताता हूँ, है ना। देखो समझो, ये जो होता है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। इधर जो होता है ये वाई डैश मान लेते हैं, ये एक्स डैश मान लेते हैं। इधर वैल्यू नेगेटिव होती है, इधर वैल्यू पॉजिटिव होती है ना। इधर वैल्यू नेगेटिव होती है वाई की, और ऊपर साइड जो है पॉजिटिव होती है। बात समझ में आ गई। ये वीडियो ये आपको समझ में आ गया होगा ना। तो क्या करें, ये जो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है इसको हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं, है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, बराबर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है भाई, ये जो वाई और एक्स एक्सिस होता है, ये दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। बात समझ में आप तो पढ़े होंगे, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखो, ये एक्स की वैल्यू लेफ्ट साइड में जा रही है, इसका मतलब ये लेफ्ट साइड में जा रही है इधर, तो इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। ये लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव वैल्यू, है ना। और वाई की वैल्यू ऊपर साइड में जा रही है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, ये एक्स एक्सिस इधर आ लेफ्ट साइड में, और वाई एक्सिस नीचे साइड जा रहा है, तो एक्स एक्सिस इज आल्सो लेस देन जीरो, और वाई एक्सिस आल्सो लेस देन, मतलब ये भी नेगेटिव रहेगा और ये भी नेगेटिव रहेगा। बात समझ में आ गई। ये पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक। इसमें ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, समझ में आ गया। ये पॉजिटिव नहीं है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाई एक्सिस नीचे साइड की तरफ जा रहा है, इसका मतलब जो वाई एक्सिस होगा वो लेस देन जीरो होगा, और एक्स एक्सिस भाई राइट साइड में जा रहा है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन होती है ना। तो ये रहा आपका ग्रेटर देन, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होती है और ये वैल्यू नेगेटिव होती है। अब मैं तुमसे 2-3 क्वेश्चन दिया था इसमें कि सपोज करो बच्चा, मान लेते हैं कि ये कोई पॉइंट दे रही है -2, -3, 4, -3, 2, -3, -3, 4। अब कहें ये किस किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है ना। इसको देखते हैं। तो पहला वाला है -2, -3, मतलब ये होती एक्स की वैल्यू और ये होती वाई की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव, तो ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो कहोगे सर ये जो -2, -3 और थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है। ये इसको देखते हैं सेकंड वाले को, 4, -3, तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, वाई की वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब ये किस में जा रहा है, ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ में जा रहा है ना। 4, -3, इसके पास आते हैं भाई, दोनों वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। समझ में आ गया। ये -3, 4, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। तो देखो एक्स की वैल्यू नेगेटिव किसमें होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये तो ये -3 और 4। मैं तुमसे कहूँ भाई, एक क्वेश्चन और लेता हूँ, जैसे मान लो 4, 0, ये किस क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा। तो ये बेटा किसी भी क्वाड्रेंट में बिलोंग नहीं करेगा, ये लाइन के ऊपर बिलोंग करता है। कैसे देखते हैं, ये देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, 4 है ना, तो 4 इस साइड बढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4। लेकिन एक चीज ध्यान दो, यहाँ वाई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो वाई की वैल्यू बढ़ी नहीं है, मतलब ये ऑन द लाइन बिलोंग कर रहा है, 4, 0। समझ में आ गया है। इसी को इक्वेशन ऑफ द लाइन बोलते हैं, ठीक है। चलो, और मैं ऐसे लिख दूँ बेटा 0, 5, तो y की वैल्यू गिवन, x की वैल्यू 0 है ना। तो y की वैल्यू पॉजिटिव जाएगी, ऊपर की तरफ जाएंगे, मान लो यहाँ कहीं 5 रहा होगा, और x की वैल्यू तो बढ़ ही नहीं रही, तो ये हो गया 0, 5, ठीक। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से, कैसे कौन सी वैल्यू कहाँ बिलोंग करती है, और कौन सा अगर एक्सिस नहीं दिया है, 0 दिया हुआ, तो कहाँ पर बिलोंग करता है ना। अब जैसे मैंने ये 2 एग्जाम्पल लिया था, ये कह रहा है कि भाई ये लाइन पर बिलोंग कर रहा है, वाई एक्सिस पे, और ये एक्स एक्सिस पे। चलो इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और देखते हैं। जैसे मान लो बेटा, चलो थोड़ा सा और बिलोंग, इसको और अच्छे से देखते हैं, इसको थोड़ा रफ करते हैं, है ना, देखते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपने पहले सीख लिया होगा, और नहीं सीखा होगा तो कभी सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो से ही शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो बेटा मैं कहूँ ऐसे, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से ऐसे बढ़ता जाऊँ, इस तरीके से बढ़ता जाऊँ। अब मैं तुमसे पूछूँ, ये बताओ कि हम किस पे बढ़ रहे हैं, केवल और केवल, है ना, किस पे बढ़ रहे हैं। मान लो कहें अगर ऐसे पैरेलल टू वाई एक्सिस,
ये लाइन वाई एक्सिस है और मैंने 3 लाइन ड्रॉ कर ली है, ये हो गया y1 y2 और y3। मैंने पूछा ये बताओ भाई वाई एक्स की इक्वेशन क्या होती है ना। तो देखो भाई वाई एक्स की जो पैरेलल टू अगर कोई भी लाइन है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है भाई, देखो पैरेलल यही तो होती है। तो हम किस पे बढ़ रहे हैं भाई, एक्स एक्सिस बढ़ रहे हैं है ना, ये एक्स एक्सिस बढ़ रहा है, वाई की तो वैल्यू बढ़ी नहीं रही तो वाई की वैल्यू 0 होती है ना। तो केवल हम लोग एक्स पे बढ़ रहे हैं, मतलब ये ए यूनिट हो गया, a1 हो गया, a2 यूनिट हो गया, a3 यूनिट, इससे बढ़ते चले जा रहे हैं है ना। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो केवल एक्स एक्सिस पे ही बिलोंग करती है। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर मान लो मैंने कह दिया कि भाई कोई एक लाइन है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस पे है तो वो किसके ऊपर बिलोंग करती है भाई, वाई के ऊपर बिलोंग करती है। मतलब ये कि हम लोग जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो ये कि देखो ये कट कहाँ कर रही है, वाई एक्सिस कट रही है, ये कहाँ कट कर रही है, वाई एक्सिस कट रही है, क्यों वाई एक्सिस को ही कट कर रही है बार बार। पैरेलल टू अगर वाई एक्सिस है, सॉरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वो वाई के पैरेलल में होती है। अगर वो ऐसे है एक्स एक्सिस को कट कर रही है इसका मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना। इसके क्वेश्चन पे तो आते हैं। चलो ये तो समझ में आ गया भाई और आगे चलते हैं। इसके बाद छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और होता है ना, डिस्टेंस। अगर मान लो कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक डिस्टेंस दे रखा है और आपसे कहे कि भाई इसका तुम डिस्टेंस फाइंड आउट करो। फॉर एग्जांपल एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, जैसे मान लो हमको डिस्टेंस निकालना है, फार्मूला अपने को पता है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक पॉइंट मान लेते हैं ए है और एक पॉइंट मान लेते हैं बी और कहे भाई इनके बीच का डिस्टेंस निकालो है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। ठीक, इसका कोऑर्डिनेट निकाले भाई, देखो ध्यान देखो भाई, जब हम लोग ऐसे इधर पर बढ़ेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड में तो ये एक्स पे बढ़ रहे हैं। देखो ये इधर जब बढ़ेंगे इधर इस साइड में तो एक्स पे बढ़ेंगे और अगर नीचे से ऊपर साइड में जाए तो ये वाई पर बढ़ेगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट x1 मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट y1 मान लेते हैं तो a का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पर x1 y1। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सही, वेरी गुड। अच्छा b के पास चलते हैं भाई, देखो ध्यान देखो, अगर हम लोग ऐसे बढ़ते चले जाएं ऊपर साइड मतलब राइट साइड में तो ये किस पे बढ़ रहा है, एक्स एक्सिस, तो उसको मानते हैं x2 कोऑर्डिनेट। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। चलो ये नीचे से ऊपर साइड बढ़े तो वही चीज नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये मान लेते कोऑर्डिनेट, ये y एक्सिस पे जा रहे हैं तो इसको y2 मान लेते, मतलब b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया x2 y2। बात समझ में आ गई। दोनों के बीच का डिस्टेंस अपने को निकालना है। थोड़ा सा देखो कैसे निकालते हैं, मान लेते हैं भाई इसका यहाँ से रख कर करके इधर ले लेते हैं x1 और y1। ठीक, ये मान लेते हैं हमने एक ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इतना डिस्टेंस x1 है और ये पूरी डिस्टेंस x2 है, मतलब ये x1 यहाँ से यहाँ तक ये पैरेलल है ना, x1 हो गई और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x2 हो गई। तो अगर हमको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए तो क्या करेंगे, x1 माइनस x2 कर लेते हैं। बात समझ में आ गई आपको, समझ में आ गया है ना। तो ये की डिस्टेंस x2 माइनस, तो जब ये वो होगी तो ये भी तो वही होगी डिस्टेंस x2 माइनस, सॉरी ये देखो मैंने उल्टा लिख दिया, x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 ये डिस्टेंस हो गई। अब ये इतनी वैल्यू अगर y1 है तो ये भी y1 होगी और बड़ी वाली वैल्यू y2 है, बड़ी वाली वैल्यू y2 मान लेते हैं ये वाली, तो इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी भाई, इसको यहाँ से यहाँ निकल करके यहाँ लिख देते हैं x2 y2। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी भाई ये क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 हो जाएगी। बात समझ में आ गई आपको। अच्छा ठीक है, अब हमको ये डिस्टेंस पता चल गई, ये डिस्टेंस पता चल गई। अब एक ट्रायंगल बना हुआ है ए बी, इसको मान लेते हैं सी, यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। किस ट्रायंगल देखते हैं भाई, ए बी सी में देखते हैं। अगर ए बी सी देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो अपने को पता होता है भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। अब ये तुम समझ रहे हैं ए सी डायगोनल इसका है ना, ऐसा नहीं है, हम अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल चलते हैं। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू अपने को निकालनी है और ए सी की वैल्यू दे रखा है x2 माइनस x1 है ना, ए सी की वैल्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस बी सी की वैल्यू हमने निकाला है y2 माइनस y1 की वैल्यू, तो y2 माइनस y1 की वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा, इधर ए बी का स्क्वायर है ना, ए बी का स्क्वायर। तो ए बी को क्या भाई ये जाएगा उधर अंडर रूट ले लेगा, तो ये ऐसे कर सकते हैं। देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस
y1 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? इसको कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या कहते हैं? डिस्टेंस फार्मूला। इस टॉपिक का नाम होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो एक ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2,3 और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4,5। अपने से कहे कि फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज दो पॉइंट, है ना। तो कैसे निकालेंगे? बस ये फार्मूला लगाओ यहाँ से। तो ए बी इक्वल टू लिखो, ये होता है आपका x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2 इक्वल टू अंडर रूट मान लेते हैं। अंडर रूट क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया अंडर रूट 2 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस इधर भी 2 का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 4 प्लस 4। तो ये कितना हो गया भाई? अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 अंडर रूट 2 यूनिट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, आप अपने हिसाब से सॉल्व करना। कोई अगर पॉइंट इस तरीके से है, ए पॉइंट -2,3 और बी पॉइंट है -3,2, इसको आप अपने से हिसाब से सॉल्व कर लेना, है ना। तो आई थिंक आपको डिस्टेंस फार्मूला बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, है ना। और आगे चलते हैं, देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला के बाद भाई। अच्छा, इसी में एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो गया, है ना। अगर मान लो अपने पास 3 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट। सॉरी, माउथ के पास एक ही पॉइंट है और कहे फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मान लो ये है अपने पास ओरिजिन से कोई पॉइंट एक P है, यहाँ पर इसका कोई पॉइंट P है, यहाँ पर इसका कोई कोऑर्डिनेट x1 मान लेते हैं, x1, y1, ठीक है, ये दे रखा है। और क्या है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा? 0,0, ठीक है। तो फार्मूला अपने पास क्या होता है भाई? OP का स्क्वायर, OP इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट, है ना। ये इसको लिखो टॉपिक डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है भाई? एक ही पॉइंट है और डिस्टेंस पूछ रहा है, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा उसको कैलकुलेट करते हैं। अब ये x1, y1 इसको मानते हैं x2 और इसको मानते हैं y2 बराबर 0,0। तो फार्मूला होता है भाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर ये होता है। अब वैल्यू को रखते हैं भाई। x2 क्या है भाई? 0, तो 0 माइनस x1 वैल्यू क्या है? x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 वैल्यू क्या है? 0, तो 0 माइनस y1 की वैल्यू y1 का होल स्क्वायर बराबर। समझ में आ गया? या इसको x1 मान लेते हैं, x, y, इसको मान लेते हैं x1 और y1, थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो ये इसको मानते हैं भाई x1, इसको मानते हैं x, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं y, ठीक है। तो ये देखो 0, इसको क्या लिख सकते हैं? फाइनली x स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर। ऐसा क्यों भाई? -x का अगर स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर आता है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इसकी पॉइंट का कोऑर्डिनेट करेगा -3, -4 और कहे फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। क्या कहे? फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसको क्या कहेंगे भाई? अंडर रूट क्या होता है? x1 का स्क्वायर, तो जो -3 दिया है -3 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा भाई 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। ये हो गया भाई अंडर रूट 25 और 25 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा? 5। बात समझ में आ गई? तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो डिस्टेंस का ये दो क्वेश्चन बनता है, एक ओरिजिन फ्रॉम ओरिजिन या डिस्टेंस फ्रॉम द दो पॉइंट्स, है ना। चलो ठीक। अच्छा, इसी में बेटा तीसरा पॉइंट भी आता है कोलिनियर पॉइंट। क्या आता है? कोलिनियर। जैसे कोलिनियर का क्या मतलब होता है उसको समझ लेते हैं पहले। कोलिनियर ये आपको वेक्टर में पढ़ेंगे। कोलिनियर पॉइंट्स कह रहे 3 पॉइंट दिया। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब 2 पॉइंट में कोई कोलिनियरिटी नहीं होती है, कम से कम 3 पॉइंट्स होना चाहिए, है ना। तो 3 पॉइंट्स मतलब क्या होगा? एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है और एक पॉइंट मानते हैं C है। तो अगर कहे कि फाइंड आउट द या चेक द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर आर नॉट,
तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट होता है, एक अभी बता देता हूँ, एक और आगे आएगा तो मैं उसके बारे में चर्चा करूँगा, है ना, उसको ही बताऊँगा। तो जो कोलिनियर होता है बेटा, वो ये कहता है ये जो है AC का जो डिस्टेंस होता है ना, AC इक्वल टू AB प्लस BC होता है ना, ये मतलब आपको A और C के बीच का डिस्टेंस निकाल लेना है बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, और AB अगेन BC, और दोनों को ऐड करके चेक करना है कि इज द डिस्टेंस AC इज इक्वल टू AB प्लस BC। आई थिंक यू हैव द क्लियर कॉन्सेप्ट, है ना। तो इसको बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। आगे आएगा एरिया के टर्म में हम लोग देखेंगे कैसे कोलिनियर को प्रूव करते हैं, अभी के लिए बस इतना इसको समझो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़, अच्छा कोलिनियर पॉइंट आपको समझ में आ गया। इसके बाद नहीं, कोलिनियर के बाद एक और फार्मूला आता है जिसको लोग कहते हैं सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या होता है, सेक्शन फार्मूला, कहीं कहीं इसी को अपन लोग देखते हैं सेगमेंट फार्मूला लिखता है, सेगमेंट फार्मूला। अच्छा, सेगमेंट का क्या मतलब होता है भाई, सेगमेंट का समझते हैं। सेगमेंट मतलब ये होता है कि कोई भी अगर एक लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना, तो उसके पार्ट को डिवाइड कर दिया जाए इन डिफरेंट रेशियो। समझ में आ रहा है। जैसे मान लो आपके पास कोई एक, मान लो वाटरमेलन है, आप उसको क्या करो कि 2 पार्ट में डिवाइड करो, 2:1 में, मतलब एक को 2 पार्ट डिवाइड कर दो और एक को 1। तो ये जो रेशियो डिवाइड वाला सिस्टम है, इसी को कहते हैं क्या, सेगमेंटेशन कहते हैं। किसी चीज़ को सेगमेंट कर दो, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो, जैसे फ्रैक्शन होता है ना, ऐसे होता है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया सेगमेंट फार्मूला क्या कहता है भाई। ये 2 तरीके से होता है ना, ये 2 तरीके से होता है। एक तो कोई भी अगर लाइन स्ट्रेट है, मान लो AB है, AB कोई एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अभी जो सब सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ही आता है। तो मान लेते हैं जो AB है, AB कोई एक स्ट्रेट लाइन है, इसका एक कोई पॉइंट ऐसा मान लेते हैं, कोई पॉइंट P, जो इस लाइन को 2 या m/n के टर्म में डिवाइड कर रहा है। किसके, m/n के टर्म में डिवाइड कर रहा है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब डिवाइड कर रहे भाई, ये पॉइंट बराबर उसको डिवाइड कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 कामा y1 होता है, इसका कामा होता है x2 कामा y2, कुछ ना कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट ये, इसका कोऑर्डिनेट ये, इसको m/n में। इसको कहते हैं भाई 2 तरीके से होता है, मैंने बताना भूल गया। एक होता है इंटरनली डिवीजन, इंटरनली मतलब इस लाइन को 2 पॉइंट जो इंटरनली डिवीजन करते हैं। एक और होता है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नली डिवीजन, ठीक है, इसको कहते हैं एक्सटर्नली डिवीजन। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, इंटरनली एक्सटर्नल डिवीजन, है ना। तो इसको कैसे समझते हैं, इसमें अगर m/n के डिवाइड करता है तो इसमें मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैपिटल X कामा कैपिटल Y, ठीक। ये मान लेते हैं कि कैपिटल X और कैपिटल इसका कोऑर्डिनेट, तो कैपिटल X इक्वल टू होता है भाई, इंटरनली अगर डिवीजन होता है तो ये कहता है कि x2 के साथ m2 ले लो, क्या ले लो, x2 के साथ m2, ये होगा x2 और m, x1 के साथ m ले लो प्लस x1 के साथ m ले लो, और फिर इन दोनों रेशियो को ऐड कर दो m प्लस m, ठीक। तो ये x का कोऑर्डिनेट दे देता है, ये P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट देता है। अच्छा, इसमें देखते हैं भाई y एक्सिस अगर निकालना है, फिर से वही काम करें, y के साथ m ले लें तो y2 m प्लस, अब y1 के साथ m ले लें, क्रॉस में लेते हैं y के साथ m अपॉन m प्लस n। तो ये जो फार्मूला आता है x इक्वल टू कैपिटल X इक्वल टू x2m प्लस x1n अपॉन m प्लस n, और y इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल Y इक्वल टू y2m प्लस y1n अपॉन m प्लस n। इसको कहते हैं इंटरनली डिवीजन। और एक्सटर्नली डिवीजन में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। वो कैसे, उसका फार्मूला क्या होता है उसको भी देख लेते हैं भाई। तो कोई लाइन है AB, है ना, तो कोई उसको डिवाइड कर रहा है, कोई और पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट भी एक्सटर्नली, अगर इतना रेशियो अगर m होगा, इतना मान लेते हैं m, ये एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है। एक्चुअली ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन ये मान लेते हैं कि एक्सटर्नली भी हो सकता है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट रहा भाई
मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट रहा होगा x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट रहा होगा x2 और y2। सिमिलरली इसको मान लेते कैपिटल X, इसको मान लेते y। इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला वो ये होता है कि कैपिटल X इक्वल टू सेम होता है, ये सेम होता है ना, x2 n माइनस x1 n और अपॉन n माइनस n। अब ये क्या है, बस केवल चेंज होता है, यहाँ जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाता है ना। और कैपिटल Y अगर निकालें तो y2n माइनस y1n अपॉन m माइनस n, ये हो गया। ठीक, कब ये कब इंप्लीमेंट होता है, कहाँ पर इंप्लीमेंट होता है, जब कोई भी एक लाइन दो गिवन रेशियो में डिवाइड होती तब ये फार्मूला इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये हो गया आपका फार्मूला। इसका एक एग्जांपल एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो किसी लेते ये जो लाइन है भी है, इसका कोऑर्डिनेट 2, 3 मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 4, 5 मान लेते हैं। इसका जो रेशियो रहा होगा वो 2:3 रहा होगा, है ना, 2:3 या 3 मान लेते हैं, 3:2 में डिवाइड कर रहा होगा, इस तरीके से मान लेते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन में मान लो इंटरनली डिवीजन करना है तो अपने को कुछ करना नहीं है। कैपिटल x2 की वैल्यू कितनी भाई 4 है, इधर 4 इंटू n की वैल्यू कितनी है 3, इधर 3 रखो, प्लस x1 की वैल्यू कितनी है 2, इधर 2 रखो, n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 और अपॉन m प्लस n तो मतलब 3 प्लस 2। इसको सॉल्व करो, ये हो गया 12 प्लस 4 और अपॉन 6, तो 12 4 16 अपॉन 6, तो 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 8 अपॉन 3। तो कैपिटल X का कोऑर्डिनेट आ गया 8 अपॉन 3। बात समझ में गई। इसमें देखते हैं भाई y कैपिटल Y इक्वल टू, तो y2 की वैल्यू कितनी भाई 5 है, तो 5 इंटू m की वैल्यू कितनी है 3 और प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 3, इधर 3 देखो, इधर 3 लिखा हुआ है ना, 3 इंटू n की वैल्यू कितनी है 2 और अपॉन 3 प्लस 2। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो 50 प्लस का 6 और अपॉन का 6, तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 6। ठीक है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आ गया है, जो इंटरनली डिवीजन हो रहा है 21 अपॉन 6, तो ये जो ये P पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आ गया कि भाई इसका जो आएगा वो यही आएगा 8, 3। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये कब बेटा इंप्लीमेंट ऑफ सेक्शन फार्मूला, जब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन उसको m और n के रेशियो में डिवाइड करता है। अच्छा, चलो ये चीज़ समझ में आ गया, है ना। अब इसी में एक क्वेश्चन और भी एक इंक्लूड होता है, उसको समझ लेते हैं। इसी में सेम एक कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्वेश्चन फ्रेम होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ये सब मिला दें। चलो फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है, ओके, चलो ठीक है, थोड़ा कर दिए, देखते हैं सेक्शन फार्मूला। अच्छा, इसी बेटा अभी तो एम और एग्जाम मान लो तुमको एक लाइन दे दे और कहे ये कि ये किसी भी रेशियो डिवाइड, कोई रेशियो एक पर्टिकुलर नहीं दिया हुआ है और इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस कह दे। क्या कह दे, कोई मान लो एक पॉइंट है ना, कोई ए पॉइंट है 2, 3 और बी का कोऑर्डिनेट है 2, 3 और ये कहे इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। इक्वी डिस्टेंस, इसमें दो तरीके का क्वेश्चन होता है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, बात समझ में आ गई। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, एक क्वेश्चन ये बनता है इसमें, और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, मान लो ये कोई ए है, ये 2, 3, 4 और बी कोऑर्डिनेट 5, 6, ये क्या है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये कह रहे हैं, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, है ना, इन द रेशियो ऑफ समथिंग। रेशियो भी नहीं दे, अगर मान लो क्वेश्चन रेशियो नहीं दे रखा है तो अपने को लेट करना पड़ेगा। लेट क्या करना पड़ेगा, कोई भी रेशियो है तो उस रेशियो को कुछ मान लेना है ना। लेट रेशियो इक्वल टू, ये कहेगा कि दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस डिवाइडेड इनटू द समथिंग रेशियो, या रेशियो नहीं भी देगा तो कुछ इंडिकेशन दे देगा, तो आपको लग जाएगा कि ये सेगमेंट का फार्मूला लगेगा, सेक्शन फार्मूला लगेगा। तो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस का क्या मतलब होता है भाई,
कि केवल और केवल एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है और वाई एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेट दिया नहीं होता है। जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि भाई अगर ऐसे पैरेलल टुवर्ड्स एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस रहता है तो कैसे क्या होता है, मैंने समझाया था शुरुआत में। ये कह रहा है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो मतलब ये कि जो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा वो a, 0 होगा, और इसमें कह रहा है फ्रॉम द वाई एक्सिस, इसको मान लेते हैं भाई 0, a। ध्यान से देखने वाली बात क्या है भाई, जब x एक्सिस रहेगा तो एक x का कोऑर्डिनेट रहेगा, y का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और अगर y एक्सिस रहेगा तो y x का कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है और y का कोऑर्डिनेट दिया रहता है ना। तो और रेशियो क्या मानेंगे यहाँ पर, k रेशियो 1 मानेंगे, ठीक है। अब ये जो होता है भाई, जो हमने ये लेट किया है a, 0 इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, ये होता है भाई कैपिटल X और ये होता है कैपिटल Y की वैल्यू होती है, ये होता है कैपिटल X और ये होता है कैपिटल Y। अब सेम फार्मूला इंटरनली डिवीजन कर रहा है, हम उससे चलेंगे। पहले वाले को लगाते हैं, देखो तो ये वाला क्वेश्चन है, इसको पहले वाले लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है भाई, कैपिटल X इक्वल टू x2m प्लस x1n अपॉन m प्लस n, और कैपिटल Y इक्वल क्या होता है y2m प्लस y1n अपॉन m प्लस n, बराबर। आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो अब x की वैल्यू अपने पास ये देखो गिवन a दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दो a इक्वल टू, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए a इक्वल टू, और x2 की वैल्यू यहाँ क्या दे रखा है भाई 2, है ना। देखो सेम सेम हो रहा है, चेक कर लेते हैं इसको, है ना। यहाँ क्या मान लें 4,5 मान लेते हैं ना, ठीक है। तो x2 की वैल्यू क्या लगा दें, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो 4 इंटू m हमने माना है, ये रहा m और ये रहा n, तो m की वैल्यू हमने k माना है ना, तो m की वैल्यू यहाँ k लिख लेते हैं, प्लस x1 की वैल्यू कितनी भाई 2 इंटू n की वैल्यू हमने माना है 1। ये रेशियो आपको मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं लगेगा। रेशियो अगर नहीं दिया हुआ तो रेशियो मान लेते हैं, कोई भी एक कांस्टेंट और एक वन मान लेते हैं कि मान लो ये इस रेशियो में, या कहीं के देखो लैम्डा रेस टू 1 दे रखा है, रेशियो 1 दे रखा है, या कहीं कुछ और a रेशियो 2 1 दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कांस्टेंट मान सकते हो, है ना। और यहाँ पर हमने मान लिया k प्लस 1 क्योंकि रेशियो 2 ही है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 4k और प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, ये इक्वल टू दे दिया। अब भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर सकते नहीं। इस वाले के पास देखते देखो y की वैल्यू इसमें दे रखा है 0, क्या दे रखा है, तो 0 इक्वल टू y2 की वैल्यू कितनी दे रखा है 5, ठीक। और n की वैल्यू कितनी k, इधर k लिख लेते हैं, प्लस y1 की वैल्यू इधर दे रखा है 3 इंटू n की वैल्यू हमने मान लिया 1 इधर, और अपॉन k प्लस 1। बात समझ आ गई, ये इधर रखेंगे तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो इधर क्या हो जाएगा 5k और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जो k की वैल्यू आई बेटा वो क्या आ गई है -3/5, ये समझ में आ गया, ये k की वैल्यू आ गई, ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, है ना। तो ये आ गई, इसमें पुट करते हैं, देखो इसमें पुट करेंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर रखेंगे 4 इंटू -3/5 और प्लस 2, ठीक, और अपॉन -3/2 और प्लस -3/5 इंटू प्लस 2, है ना। तो ये जाएगा -12 और अपॉन 5 प्लस का 2, और अपॉन इधर क्या जाएगा भाई 5 2 जा 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7/5, है ना, बराबर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 2 जा 10, 10 में से -2, तो -2/5 इधर आ गया, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/7, तो ये इससे कैंसिल आ गया, तो जो a की वैल्यू आ गई वो -2/7 आ गई। तो a का कोऑर्डिनेट देखो आ गया यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं माइनस, क्या लिख सकते हैं -2/7 और कामा 0, ठीक। इधर k का रेशियो दे रखा है, ये रेशियो 1, तो -3/5:1 दे रखा है ना। ये -3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई एक्सटर्नली डिवीजन है, बाहर जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव होता तो इंटरनली, तो बाहर जा रहा है तो एक्सटर्नली मान लेते हैं, है ना। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 से, क्योंकि ये ऐसे नहीं आता, रेशियो ऐसे नहीं आता ना, 5 से डिवाइड करोगे तो -3 रेशियो 5 मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेशियो आ गया। ये माइनस क्या कर रहा है भाई, एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है ना। तो ये रेशियो आ गया भाई, ठीक है, और ये आपका आ गया इस तरीके से, ठीक, समझ में आ गया। इसी तरीके से एक्सटर्नल डिवीजन कर रहे हैं, ऐसे हम लोग इसको
लगा सकते हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा ये डिस्टेंस फार्मूला। आज के लिए बस इतना ही।